Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल की तुलना में मेहमान कम थे, लेकिन जो भी थे वो सोने और शक्तिशाली रत्न से सजे हुए थे। उनकी चाल ढाल शानदार थी और उनकी पहचान साफ तौर पर बड्डी थी। अरे ये तो विवान है ना। दूसरी मंजिल के हॉल में कई खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियां खजाने की खरीदारी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आगंतुकों को देखा, उनमें से एक ने अचानक आश्चर्य से पुकारा। विवान ने नजर उठाई तो देखा कि हॉल के एक कोने में एक साधारण सी पीली लकड़ी की मेज थी। उस मेज के पास रेशमी कपड़े पहने कुछ नौजवान खड़े थे। एक नजर में पता चल रहा था कि वो या तो बहुत अमीर थे या बहुत दबदबा वाले। ये सारे नौजवान थे और उनकी संख्या भी कम नहीं थी। लड़के काफी स्मार्ट दिख रहे थे और लड़कियां भी बहुत सुंदर थीं। खास तौर पर बीच में खड़ी एक लड़की जो बाकियों से अलग थी। वो जवान थी लेकिन बहुत परिपक्व लग रही थी। उसके काले बालों के नीचे उसकी नाक ऊंची थी, होंठ चेरी जैसे लाल थे और वो गजब की शान से भरी हुई थी। उसकी गर्दन हंस जैसी लंबी थी, हंसली सख्त थी और उसकी त्वचा इतनी मुलायम थी कि शक्तिशाली रत्न जैसी चमक रही थी। लाल ड्रेस में वो लड़की जैसे कोई खिलता हुआ लाल फूल सबका ध्यान खींच रही थी। उसके आसपास कई नौजवान थे, जिनमें से एक आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। वो किसी बड़े घर का बेटा लग रहा था। उसने विवान को देखते ही पहचान लिया और हैरानी से बोला, ये तो विवान है ना। नौजवानों के उस ग्रुप में से किसी ने धीरे से बुदबुदाया और बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई। अब विजयनगर में विवान का नाम काफी बढ़ गया था। युवराज, ये वही लड़की का है ना जिसने आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा में तुम्हें हराकर चैंपियनशिप जीती थी। बुरा नहीं लग रहा है ना। हाँ, सुना है ये सिंह परिवार का नाजायज बेटा है। कुछ दिन पहले सिंह परिवार ने इसे घर से निकाल दिया था, जैसे कोई कुत्ता जिसका घर छिन गया हो। ऐसे लड्डे डेके से हार गए युवराज, तुम तो सचमुच बहुत उदास हो। लाल ड्रेस वाली लड्डकी के अलावा युवराज सहित कई तेज तर्रार लड्डके भी वहां थे। इसके अलावा 20-20 साल के कुछ नौजवान भी थे जो अभी भी बहुत गुस्से में दिख रहे थे। अब इन नौजवानों में से 2 लोग युवराज के मजाक पर हंस रहे थे। बातचीत के दौरान उनकी नजर लाल ड्रेस वाली लड़की पर थी, जो जाहिर तौर पर उनकी फेवरेट थी। सिर्फ वही लड़की उनकी बातों में शामिल थी, लेकिन उससे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने विवान को गर्व से देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। युवराज का गला उन दोनों की बातों से भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, वो कुत्ता जिसका घर छिन गया। हाँ, कोई कुछ भी कहे, वो राजा धृतराष्ट्र का पोता है। तुम ये बात राजा धृतराष्ट्र के सामने कह सकते हो। इसका जिक्र ही मत करो, युवराज ने हंसते हुए कहा। मुझे याद है, तन्मय और दक्ष स्नातक होने से पहले साल की आखिरी परीक्षा में सिर्फ तीसरे और चौथे नंबर पर थे ना। हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे उस नाजायज बेटे से हारने से तो बेहतर है। उस वक्त हमारे सामने चौथा राजकुमार और विराज थे। दोनों नौजवानों ने गुस्से में जवाब दिया, चाहे तुम्हारे सामने चौथा राजकुमार और विराज ही क्यों ना हो, तुम्हें तो दूसरा नंबर मिलना चाहिए था ना। तीसरे और चौथे नंबर पर कैसे पहुंच गए? ये तो मुझसे भी 1-2 कदम पीछे है। पता नहीं तुम्हारा घमंड कहां से आता है, युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम दोनों इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखों से आग निकल रही थी। सुनयना के सामने युवराज को नीचा दिखाने का मौका आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अब उन्हें ही अपमानित होना पड़ा और सारा दोष विवान पर गया। दोनों ने विवान को नफरत भरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। अरे युवराज, तन्मय, भाई दक्ष, प्लीज छोटी मोटी बातों को बद्धा मत करो। आज रत्न भवन में महीने की खजाना जांच की मीटिंग है और जुआ खेलने का मौका भी है। बेहतर होगा कि तुम खजाने को पहचानने के बारे में सोचो। किसी ने बात को संभाला। हाँ, पिछली बार तन्मय ने एक कंगन खरीदा था और उसे चमकाया था।
उस पर कई पुरानी धार्मिक नक्काशियां थीं। दोबारा सक्रिय करने के बाद वो ऊर्जा को बेहतर करने में मदद करता है। ये तो बद्धा फायदा है। अरे बस इतना ही, तन्मय नाम वाला नौजवान हंसते हुए बोला। मैंने देखा कि वो कंगन खास था। मैंने उसे सिर्फ 10,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा था। कौन जानता था चमकाने के बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। ये तो मेरी किस्मत थी। वो बाहर से बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में बहुत घमंड था। उस वक्त वो अपने हाल के सालों में सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। अब सुनयना के सामने ये बात बताई गई तो उसका घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन चेहरे पर वो अभी भी बहुत शालीन दिख रहा था। ये किस्मत की बात नहीं है। तन्मय का परिवार रत्न और शक्तिशाली रत्न का बिजनेस करता है। इस मामले में उनकी खूब महारत है। मुझे डर है कि शक्तिशाली रत्न के मामले में तन्मय का मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तन्मय सब कुछ अपनी ताकत से देखते हैं। हाँ, भाई दक्ष भी कम नहीं है। मुझे याद है भाई दक्ष ने 8,000 चांदी के सिक्कों में एक पत्थर का प्याला खरीदा था, लेकिन जब उसकी पत्थर की परत हटाई गई तो वो ड्रैगन जैसा चमकदार प्याला निकला। कुछ लोगों ने उसी वक्त 50,000 चांदी के सिक्के ऑफर किए और भाई दक्ष उसे बेचने को तैयार नहीं थे। मुझे तो सचमुच जलन हो रही है। ये सुनकर दक्ष उपनाम वाला नौजवान गर्व से मुस्कुराया। जिसने 50,000 चांदी के सिक्के दिए वो उस चमकदार प्याले को खरीदना चाहता था, लेकिन क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसके पास 50,000 चांदी के सिक्के नहीं हैं? मेरा वो चमकदार प्याला अनोखा है। जब तुम उससे पीते हो तो उसका स्वाद ही अलग है। भाई दक्ष ने जो कहा वो ये कि वो उसे बहुत छोटा समझता था। भाई दक्ष सफेद तलवार संप्रदाय का युवा गुरु है। उसे 50,000 चांदी के सिक्कों की परवाह नहीं। ये तो हंसी की बात है। इन लोगों को एक दूसरे की तारीफ करते सुनकर विवान को भी इनकी असलियत समझ आ गई। कश्यप परिवार मायालोक राज्य के सबसे बड़े परिवारों में से एक है जो शक्तिशाली रत्न के व्यापार में माहिर है। उनका बिजनेस पूरे देश में फैला है। कह सकते हैं कि मायालोक राज्य में उनकी दौलत और रुतबा बहुत बड़ा है। दक्ष की बात करें तो वो मायालोक राज्य के सफेद तलवार संप्रदाय का युवा गुरु था। ये संप्रदाय मायालोक राज्य के टॉप संप्रदायों में से एक था और उसकी पहचान भी बद्धी थी। ये सारे लोग सुनयना के फैन थे। घोयल परिवार मायालोक राज्य के 3 बड़े परिवारों में से एक है। सुनयना और श्रद्धा की बराबर शोहरत थी। वो मायालोक राज्य की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उनकी खूबसूरती इतनी थी कि कई राजकुमार और नौजवान उनके पीछे पड़े थे। आज रत्न भवन में महीने में एक बार जुआ खेलने का दिन था। ये सुनकर कि सुनयना भी आई है, विजयनगर के बड़े घरों के बच्चे एक एक करके रत्न भवन की दूसरी मंजिल पर दौड़े चले आए। जाहिर है वो अपनी फेवरेट लड़की के सामने अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे ताकि सुनयना का दिल जीत सके। जुआ? विवान को बात समझ आ गई, लेकिन उसके मन में एक ठंडक सी दौड़ गई। तथाकथित जुए का खजाना उसने मार्शल क्षेत्र में देखा था। तेज भूमि में कई गुप्त खंडहर हैं, जिनमें ढेर सारे पुराने अवशेष दबे हैं। इनमें से कुछ अवशेष साधारण चीजें हैं, लेकिन कुछ प्राचीन काल के गुप्त खजाने हैं। लेकिन सालों साल बीतने के बाद ये खजाने जमीन के नीचे दब गए। हजारों साल की धूल ने इन्हें पूरी तरह बदल दिया। तेज भूमि का इतिहास इतना बद्धा है कि कई बार खजाने का मालिक भी उसे पहली नजर में नहीं पहचान पाता। इसी वजह से जुए का धंधा भी फला फूला। कई लोग खंडहरों और गुप्त स्थानों से चीजें ढूंढ लाते हैं। वो खुद इन्हें नहीं खोलते, बल्कि खजाने के बाजार में ले जाकर उन पर जुआ खेलते हैं। इस तरह ना कीमत कम होती है, ना जोखिम उठाना पड़ता। और जो लोग जुआ खेलते हैं उनके लिए ये बहुत रोमांचक होता है। अगर सही खजाने पर दांव लग जाए तो पल भर में उसकी कीमत 2 गुनी हो सकती है और आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर नजर कमजोर हुई तो सब कुछ गंवाने का भी डर रहता है। जुआ ऐसा ही जोखिम भरा खेल है, लेकिन इसने अनगिनत लोगों का दिल जीत लिया है। प्रबंधक लोकेश, हम तो बेताब हैं ये देखने के लिए कि जुआ कब शुरू होगा। हाँ, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब और इंतजार नहीं होता। नौजवानों का एक ग्रुप बेसब्री से इंतजार कर रहा था और प्रबंधक से शिकायत कर रहा था। लोकेश उपनाम वाला प्रबंधक रत्न भवन की दूसरी मंजिल का मैनेजर था। वो जुए का इंचार्ज था। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, चिंता मत करो, इस बार हमने खजाने पर खूब खर्चा किया है। ये हमें एक पुराने खंडहर से मिला है, इसलिए तैयारी में थोड़ा वक्त लग रहा है। थोड़ा सब्र रखो। क्या आप रहस्यमयी खंडहर की बात कर रहे हैं? हम तो ये खबर सुनकर आए हैं।
हाँ बस, लोगों का ग्रुप उत्साह से बोला। रहस्यमयी खंडहर उत्तर पश्चिम के 5 देशों में एक पुराना खंडहर है। कहते हैं कि प्राचीन काल में वहां एक बद्धा साम्राज्य था। वहां कई खतरे हैं, लेकिन खजाने भी बहुत हैं। ये उत्तर पश्चिम के 5 देशों के साहसी लोगों के लिए जन्नत है। वहां से कई खजाने निकले हैं जो जुए के लिए बद्धा स्रोत हैं। क्यों विवान, तुम्हें जुए में मजा आता है? विवान को पीली मेज की ओर देखते देख रजत हंस पड़ा। नौजवान जुए में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हालांकि रत्न भवन में हर महीने बद्धे लोग आते हैं, फिर भी विजयनगर के बद्धे घरों और दबदबा जिसका रहता है, उनके बच्चे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इन बच्चों के पास भले ही बहुत पैसा न हो, लेकिन एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बड्ढे परिवारों के मालिकों या ताकतवर लोगों की तुलना में ये ज्यादा खर्च करने को तैयार रहते हैं। एक तरफ शनि और अंशुमान की आंखें चमक रही थीं। वो लंबे समय से जुए की बात सुनते आए थे, लेकिन कभी हिस्सा नहीं लिया था। आज इसे देखने का मौका मिला तो वो उत्साहित क्यों ना हो। सबकी नजरें विवान पर थीं। हाँ, मैनेजर रजत मजाक कर रहे हैं। विवान को जुए में कोई दिलचस्पी नहीं, विवान ने हंसते हुए कहा। दरअसल विवान को जुए में बहुत मजा आता था, वरना वो पिछले जन्म में खंडहरों में भटक कर खजाने क्यों ढूंढता। लेकिन उसे पता था कि जुए में सबसे जरूरी चीज खजाने का स्रोत है। डाकी जैसी जगह में भला कौन से खंडहर हो सकते हैं? तथाकथित पुराने खंडहर शायद प्राचीन काल में बस एक छोटा सा शहर रहा होगा जो धूल से भर गया। वहां से निकले खजाने में भला क्या खास होगा? प्रबंधक रजत, आप अपनी सबसे अच्छी तलवारें निकालो, विवान ने सीधे कहा। उसका मकसद तलवार खरीदना था। खरीदने के बाद उसके पास और भी काम थे। वो यहाँ वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था। ठीक है, रजत विवान के जवाब से थोड़ा हैरान हुआ। उसने चिल्लाकर विवान को पास के हथियार काउंटर पर ले गया और एक लंबी सफेद तलवार निकाली। विवान, ये दूसरी लेवल की बर्फ की कांच की तलवार है। इसे बर्तनों के हॉल में अस्त्र गुरु मोहन ने बनाया है। ये उत्तरी ठंडे लोहे से बनी है और इसमें जबरदस्त ताकत है। देख लो। विवान ने तलवार ली और उसे हल्के से घुमाया। पूरी दूसरी मंजिल में हल्की सी गूंज सुनाई दी और ठंडी हवा फैल गई। भले ही हवा हल्की थी, लेकिन वो दिल को छू गई। अंशुमान और शनि कांप उठे। ये बर्फ की कांच की तलवार 70,000 चांदी के सिक्कों में बिकती है। क्या ख्याल है? रजत ने हंसते हुए कहा। बस ठीक ठाक, विवान ने सिर हिलाया। बर्फ की खूबी वाली तलवार उसके लिए ज्यादा सही नहीं थी। कोई और है? हाँ बिल्कुल, रजत ने बेपरवाही से कहा और जल्दी से कुछ और दूसरी लेवल की तलवारें निकाली। पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल के खजाने कहीं ज्यादा शानदार थे। ये ज्यादातर दूसरी लेवल की लंबी तलवारें थीं और इनका शिल्प भी बहुत उम्दा था। लेकिन विवान को यह भी पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं कि वो बहुत नखरे कर रहा था, बल्कि उसकी नजर बहुत तेज थी। वो इन हथियारों में कम से कम 7-8 गलतियां देख सकता था। उसके लिए ऐसे हथियार खरीदना बेकार था। वो तो खुद इन्हें बेहतर बना सकता था। कोई और अच्छा हथियार नहीं है? ये तलवारें तो बहुत साधारण हैं। आखिरकार विवान बोल पड़ा। उसके पास वक्त कम था। उसने सोचा था कि रत्न भवन में हथियार खरीदना आसान होगा। अब लग रहा था कि वो डाकी में हथियारों की क्वालिटी को लेकर ज्यादा उम्मीद लगा बैठा। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। जो लोग नहीं जानते वो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जानकार समझ लेंगे। यहाँ खजाने चुनने आया है। ये लडेचका तो जबरदस्त नाटक कर सकता है। अस्त्र गुरु मोहन के बनाए हथियार भी इसे अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, दूसरी लेवल का खजाना, कम से कम 10,000 चांदी के सिक्के। ये लडेचका बिना पैसे के यहाँ तमाशा कर रहा है। तुमने अभी सुना ना? इसने कहा कि इसे जुए में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मुझे लगता है इसके पास जुआ खेलने के पैसे ही नहीं हैं। दूसरी मंजिल के हॉल में बैठे नौजवान बेकार थे। विवान की बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके हिसाब से विवान बहुत बन रहा था। अस्त्र गुरु मोहन के बनाए दूसरी लेवल के हथियार बुरे हैं? ये तो मजाक था। अचानक एक नौजवान को कुछ सूझा। उसने सुनैना की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, कहीं ये लड का सुनैना का ध्यान खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये सुनकर बाकियों को कुछ समझ आया। मैंने कहा, ये लड का अस्त्र गुरु मोहन के हथियारों का मजाक कैसे उड़ा सकता है? ये तो सुनैना का ध्यान खींचने के लिए है। ये आदमी अपनी औकात नहीं देखता। इस तरह सुनैना को इंप्रेस करना चाहता है? ये तो बड्ढी भूल होगी। सुनैना अंधी नहीं है। जितने ज्यादा लोग बड्ढी बातें करके उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उनसे नफरत करती है। जैसा सोचा था
इन बातों को सुनकर सुनैना की आंखों में हल्की हिकारत दिखी। उसने विवान को घमंड से देखा और उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कहते हैं कि विवान इस साल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा का विजेता है। फिर भी ध्यान खींचने के लिए यह तरीका थोड़ा पुराना है। अगर विवान को सुनैना के इस ख्याल का पता चलता तो शायद वो गुस्से में उल्टी कर देता। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए विवान ने रजत की तरफ देखा। बेशक रत्न भवन में हमारे पास और बेहतर हथियार हैं, लेकिन वो सब तीसरी लेवल के खजाना सैनिक हैं। वो खजानों में सबसे खास हैं। उनकी कीमत 3 लाख चांदी के सिक्कों से ज्यादा है। अगर तुम देखना चाहो विवान तो मैं दिखा सकता हूं। इतना महंगा? विवान हैरान रह गया। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1,10,000 चांदी के सिक्के थे, जो साल की आखिरी परीक्षा का इनाम था। उसने सोचा था कि ये किसी अच्छे हथियार के लिए काफी होंगे, लेकिन अब भी कमी थी। वास्तव में विवान को पता था कि पहली लेवल के हथियार सामान्य योद्धाओं के लिए काफी होते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े योद्धा भी पहली लेवल के हथियार इस्तेमाल करते हैं। दूसरी लेवल के हथियार ज्यादातर अर्थ और स्वर्ग लेवल के योद्धा इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी लेवल के हथियार कई बड़े योद्धाओं के पास भी शायद ये ना हो। अब वो मानव लेवल के आखिरी चरण में था। तीसरी लेवल का हथियार खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी परेशानी ये थी कि वो पहली और दूसरी लेवल के हथियारों को सचमुच छोटा समझता था। इससे वो दो राहे पर था। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर रत्न भवन में क्या करने आए हो? मुझे तो हंसी आ रही है। एक मानव लेवल का योद्धा तीसरे लेवल का खजाना सैनिक खरीदना चाहता है। ये खुद को क्या समझता है? माया लोक राज्य का राजकुमार? हद है। अभी ये गुरु मोहन के बनाए हथियारों का मजाक उड़ा रहा है। हिम्मत तो देखो। भीड़दाह में से ठहाके गूंज उठे। विवान, अंशुमान और शनि के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा, ये लोग हद से ज्यादा कर रहे हैं। छोड़ दो। हंसना चाहते हैं तो हंसने दो। विवान ने हाथ हिलाया। दूसरों के मजाक का जवाब देने की उसे फुर्सत नहीं थी। उसका वक्त वाकई बहुत कम था। पहले वो सीधे खजाना सैनिक खरीदने वाला था, लेकिन अब यह नामुमकिन लग रहा था। विवान ने रजत से कहा, तुम्हारे पास कोई खास दवा है? हाँ, रत्न भवन में तो सब कुछ है, खास दवाओं की कोई कमी नहीं, रजत ने हंसते हुए कहा। विवान के प्रति उसका रवैया जरा भी नहीं बदला। अरे, ये विवान हथियार नहीं खरीद पाया, अब दवा कैसे खरीदेगा? कहीं ये दवाएं बनाने में तो उस्ताद नहीं ना? तन्मय जोर जोर से हंस पड़ा। हो सकता है गुरु मोहन के बनाए हथियार भी इस लड़के को छोटे लगते हों। ऐसा शानदार दवा विशेषज्ञ तो बनना ही चाहिए। दक्ष और बाकी लोग ताने मारते हुए हंसने लगे। हाँ, इन लोगों के मजाक को नजरअंदाज करते हुए विवान रजत के साथ जल्दी ही दवाओं वाले हिस्से में पहुंच गया। एक बेरहम फल, 1-2 हजार चांदी के सिक्के। मानना पड़ रहेगा, रत्न भवन बद्धी बातें नहीं करता। दवाएं और जड्डी बूटियां यहाँ ढेर सारी थीं। विवान ने जल्दी से कुछ जड्डी बूटियां खरीदी जो उसके काम की थीं। आखिर में उसने खून की जांच के लिए 2 रक्त पत्थर भी लिए। एक बेरहम फल, 1,000 चांदी के सिक्के। हेमौषधि, 1,500 चांदी के सिक्के। खरीदारी के बाद रजत ने जल्दी से हिसाब किया और हंसते हुए बोला, कुल मिलाकर 38,500 चांदी के सिक्के हुए। 500 सिक्कों की छोटी रकम मैं हटा देता हूँ, बस 38,000 चांदी के सिक्के दीजिए। मैनेजर रजत हंसते हुए विवान को देख रहा था। हाँ, मैनेजर रजत, ये तभी हो सकता है जब ये LDDH का 38,000 चांदी के सिक्के निकाल पाए, तन्मय ने तंज कसते हुए कहा। सुना है इस LDDH को सिंह परिवार ने घर से निकाल दिया। अब ये अपनी माँ के साथ शहर के पश्चिम में किसी झुग्गी में रहता है। वो तो बदमाशों वाली जगह है। अजीब है कि इसके पास पैसे होंगे। 38,000 चांदी के सिक्कों की बात छोड़ दो, शायद ये 3,800 सिक्के भी न दे पाए। अगर मैं रत्न भवन का मैनेजर होता तो ऐसे तमाशबीन ग्राहक को देखते ही साइड डेक पर फेंक देता, तन्मय और दक्ष ने हंसते हुए कहा। उनकी हंसी में ताने भरे थे। विवान को सिंह परिवार से निकाल दिया गया था। अगर इसके पास पैसे होते तो ये अपनी मां के साथ शहर के पश्चिम में न रहता। शहर का पश्चिमी हिस्सा क्या है? झुग्गी झोपड़ियां। वहां का घर बस कुछ हजार चांदी के सिक्कों का होता है। ऐसी जगह रहने वाला शख्स एक बार में 30,000 से ज्यादा सिक्के दवाओं पर खर्च कर सकता है। मुझे तो यकीन नहीं। अगर विवान 38,000 चांदी के सिक्के निकाल ले तो मैं ये पीली लकड़ी की मेज खा जाऊंगा। अपने दावे को साबित करने के लिए
तन्मय ने शर्त लगा दी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आवाज रुक गई, जैसे कोई बूढ़ा बत्तख गले में अटक गया हो। विवान ने अपना दायां हाथ हिलाया और एक हल्की सी चमक दिखी। उसके हाथ में कई चांदी के नोट आए और उसने उन्हें रजत को दे दिए। ये रहे 38,000 चांदी के सिक्के। रजत साहब, गिन लीजिए। वहां उपस्थित सब लोग दंग रह गए। ये कम से कम 1 लाख चांदी के सिक्कों का खजाना है। स्वर्ग लेवल का कोई योद्धा भी इसे रखने की गारंटी नहीं दे सकता। इस लड्डे एचके के पास जादुई अंगूठी है। सबके होश उड़ डच गए। चांदी के नोट देखने के बाद रजत साहब ने राहत की सांस ली। उनका चेहरा अचानक गुलदस्ते की तरह खिल उठा और वो मुस्कुराए। हाँ, 38,000, बिल्कुल सही। एक तरफ तन्मय का चेहरा ऐसा था जैसे उसने मरा हुआ चूहा खा लिया हो। अरे, उसने अभी अभी कहा था कि अगर विवान 33,000 सिक्के निकाल ले तो वो पीली लड्डी की मेज खा जाएगा। कौन जानता था विवान ने फट से 38,000 सिक्के निकाल दिए और चुपके से एक जादुई अंगूठी भी दिखा दी। ये तो वो खजाना है जो उनके पास भी नहीं है। उसका चेहरा बार बार लाल हुआ, इतना सूज गया कि देखने लायक था। काश जमीन में कोई दरार होती जिसमें वो घुस जाता। क्या विवान को सिंह परिवार से निकाला नहीं गया? फिर शहर के पश्चिम में रहते हुए उसे चांदी के नोट कहां से मिले? कहीं ये चोरी छिपे या अपहरण तो नहीं कर रहा ना? अचानक भीड़ में से किसी ने शक भरे लहजे में कहा। यह सुनते ही तन्मय और बाकियों की आंखें चमक उठीं। वो जैसे होश में आ गए। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं, इस लड हचके को चांदी के नोट कहां से मिले? जरूर कोई धोखा हुआ होगा। हाँ, ऐसा गंदा काम तो कोई बदमाश ही कर सकता है। छी छी, नौजवानों को गरीब होने पर भी अपनी इज्जत रखनी चाहिए। मार्शल आर्ट्स वालों के लिए कुछ पैसों के लिए गलत काम करना शर्म की बात है। तन्मय और कई लोग तुरंत ताने मारने लगे। भीड़ में युवराज तन्मय और दक्ष को सामान्य नजरों से देख रहा था। ये बेवकूफ दूसरों का मजाक उड़ाते वक्त जरा भी खबर नहीं रखते। विवान भले गरीब हो, लेकिन कल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की साल की आखिरी परीक्षा के बाद उसे एक जादुई अंगूठी और 1 लाख चांदी के सिक्कों का इनाम मिला था। क्या ये लोग जरा भी नहीं पता करते और अभी भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं? बेवकूफों का झुंड। युवराज खुद को रोक नहीं पाया और पीछे हट गया। इन बेवकूफों के साथ खड़ा होने से उसका भी लेवल गिर रहा था। वैसे मैंने किसी को कहते सुना था कि अगर मैं चांदी के सिक्के निकाल लूं तो वो पीली लड्डी की मेज खा जाएगा। क्या मैंने गलत सुना? दवाएं रखने के बाद विवान को अचानक कुछ याद आया। उसने दूसरी मंजिल के हॉल में शक भरे लहजे में कहा। यह सुनते ही सबकी नजरें तन्मय पर टिक गईं। लोगों की नजरों में तन्मय का चेहरा अचानक बदल गया। अरे, ये लड्ड का जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये तो ऐसा बर्तन है जो खुलने से पहले फट गया। तन्मय के मन में गाली निकलते निकलते रह गई। फिर भी उसने खुद को संभाला और चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। उसने सोचा, लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर फूल उगाए हैं? बेशर्म, कितनी शर्म की बात है। लोग तन्मय की मानसिक ताकत की तारीफ करने लगे। इतनी नजरों के सामने भी वो ऐसा दिखावा कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी चमड़ी तो शहर की दीवारों से भी मोटी है। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? मैंने तो अभी सुना है। क्या ये तुम्हारे मुंह से निकला था? विवान ने शक जताया। विवान, वो वही है। शनि और अंशुमान ने भी एक एक करके चिल्लाकर कहा। क्या? मैं? तन्मय ने अविश्वास में इधर उधर देखा और सिर हिलाया। पता नहीं तुमने किस कान से सुना, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो तुम नहीं थे? बिल्कुल नहीं, तन्मय ने बद्धे गंभीर लहजे में कहा। मैं तन्मय खुला और ईमानदार इंसान हूं। ऐसा कौन सा आदमी है जो अपनी बात को नहीं मानता और दूसरों पर यकीन नहीं करता? लोगों के मुंह के कोने फड़कने लगे। झूठ बोलने में भी तन्मय का कोई जवाब नहीं। सबके सामने, यहां तक कि सुनयना के सामने, तन्मय इतना उदास था कि अपना मुंह फाड़ डाच देना चाहता था। अपने मुंह को इतना सस्ता क्यों होने दिया? लेकिन इस वक्त वो इसे मान नहीं सकता था। ओह, तुम नहीं थे? कोई बात नहीं। विवान ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ यकीन करने लगा। मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान दिखते हो। तुम उस तरह के जानवर नहीं लगते जो अपनी बात से मुकर जाए। जो तुम पर यकीन न करे वो तो सूअर कुत्तों से भी गया गुजरा है। तुम ऐसे नहीं लगते ना। तुम्हारा बेटा है, कोई बेवकूफ नहीं। तुम्हारे खानदान में कोई बेवकूफ नहीं। तन्मय ने मन ही मन गालियां दी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके रोंगटे खड्डे हो गए। वो विवान को वहीं फाड़ देना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपमान सह सकता था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया, जैसे कब्ज का दर्द हो। हाँ
ठीक है। इन शब्दों के साथ तन्मय लगभग रो पड़ा। अपना मुंह इतना सस्ता क्यों होने दिया? लोग तन्मय का दर्द भरा चेहरा देखकर हैरान रह गए। तन्मय को अपने आप को कोसने दो, ये विवान तो बहुत नुकसान करने वाला है। अच्छा हुआ ये मैंने नहीं कहा। देवियों और सज्जनों, हमारे रत्न भवन की महीने की जुआ मीटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त रत्न भवन के लोकेश ने अचानक जोर से चिल्लाया। सबका ध्यान उधर गया। लोकेश को ताली बजाते देख दूसरी मंजिल के पीछे से धुंधले कपड़े पहने खूबसूरत लड़कियों का एक समूह निकला। हर लड़की के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ढेर सारी पुरानी और साधारण चीजें थीं। वो सब पुरानी थीं, चट्टानों और काई से ढकी हुई थीं, 100 से भी ज्यादा। रत्न भवन की खूबसूरत वेट्रेस ने इन चीजों को पीली लकड़ी की मेज पर कई बार में रखा। 10 मीटर लंबी वो मेज तरह तरह की अजीब और साधारण चीजों से भर गई। धमाक! रत्न भवन की दूसरी मंजिल पर कई ताकतवर और अमीर लोग पीली लकड़ी की मेज के सामने इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो उत्साहित थे। उनके हाथ किसी बर्तन के टुकड़े पर बार बार चल रहे थे, जैसे किसी नरम त्वचा को छू रहे हों। विवान हैरान रह गया। ये तो बस खंडहरों से निकली कुछ पुरानी चीजें हैं। क्या इन लोगों को इतना एक्साइटेड होने की जरूरत है? अंशुमान, शनि, चलो। विवान ने सिर हिलाया और अंशुमान शनि को जाने को कहने वाला था, लेकिन जैसे ही वो मुद्दा, उसने देखा कि दोनों की आंखें चमक रही थीं। वो उस पीली मेज को भूखे भेदियों की तरह घूर रहे थे। विवान, जरा देखने चलें? हाँ, जुआ। मैंने इसे पहली बार देखा है। सुना है चांदी का सिक्का जादू बन सकता है। शनि और अंशुमान एक्साइटेड से बोले। उनका दिल तो जुआ मेज पर उड़ियच गया था। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ थोड़ी देर देख लेता हूं। विवान ने दोनों को देखा और मन ही मन हैरान रह गया, लेकिन वो उनकी भावनाएं भी समझ सकता था। नौजवान हैं, ऐसी चीजें देखकर उत्साहित तो होंगे ही। वाह, ये तो बढ़िया है। विवान, अंशुमान और शनि चीखते हुए मेज की तरफ दौड़े। सिर हिलाते हुए विवान जुआ मेज पर पहुंच गया। लंबी जुआ मेज पुरानी चीजों से भरी थी। कुछ तो साफ थीं, जैसे तलवार, चाकू या दवा की बोतलें, लेकिन कुछ अभी भी पत्थरों और काई से ढकी थीं। देवियों और सज्जनों, ये खजाने शक्तिशाली खंडहर से आए हैं। वो बहुत पुराना है और पूरी तरह खोदा नहीं गया, इसलिए ये चीजें आम से थोड़ी महंगी हैं। रत्न भवन के मैनेजर लोकेश ने भीड़ डैच के बीच खड़े होकर जोर से कहा, हमने हर चीज पर कीमत लिख दी है। आप देख सकते हैं। अगर कोई चीज पसंद आए तो सीधे खरीद सकते हैं, चाहें तो यहीं खजाना खोल सकते हैं। सचमुच हर चीज के पास एक छोटा बोर्ड था जिस पर कीमत लिखी थी। कुछ 100 चांदी के सिक्कों से लेकर दसियों हजार तक। सबसे महंगी चीज की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्के थी। विवान, यहाँ चीजें ज्यादा महंगी नहीं हैं। कुछ तो 100 चांदी के सिक्कों में है। क्या हम एक खरीद कर देखें? शायद कोई खजाना मिल जाए और ढेर सारा पैसा कमा लें। शनि और अंशुमान अपनी हथेलियां रगड़ते हुए बोले। वो कोशिश करने को बेताब थे। अगर तुम अपनी औकात नहीं देखोगे तो खजाना कैसे बनाओगे? तन्मय पहले ही विवान से जल चुका था। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत मजाक उड़ाया। अरे, ये तो किस्मत की बात है। शायद हमारी किस्मत तुमसे बेहतर हो। शनि और अंशुमान गुस्से से बोले। हाँ, किस्मत। अरे, मैं तो हंस हंस कर पेट पकड़ डालूं। ये दोनों बेवकूफ जुआ खेलना चाहते हैं। तन्मय इतना हंसा कि उसका पेट दुखने लगा। वो झुक गया और लगभग जमीन पर लुढ़क गया। बाकी सब भी हंस रहे थे। क्या? शनि और अंशुमान हैरान रह गए। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तन्मय ने कहा। जुआ तेज नजर और ढेर सारे ज्ञान पर निर्भर करता है। इतिहास की समझ भी चाहिए, और हाँ, सबसे ज्यादा साधना पर। अगर सिर्फ किस्मत की बात है तो जुआ कौन खेलेगा? अगर इतनी ही मेहनत करनी है तो सड्डी चेक पर पैसे बटोरने चले जाओ। तन्मय की बात ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। जुआ कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि तकनीक का काम है। रत्न भवन जैसी खजाने की दुकान में क्या कोई खजाना मालिक नहीं होगा? ये तो नामुमकिन है। खंडहरों से निकले कीमती खजाने को तो पहली नजर में ही लूट लिया जाता। दूसरे शब्दों में, हमारे सामने जो चीजें हैं वो रत्न भवन के खजाना मालिकों ने छोड़ दी हैं। इसलिए इनमें खजाना मिलने की संभावना बहुत कम है। हाँ, कम का मतलब नामुमकिन नहीं। अब वक्त है अपनी काबिलियत दिखाने का कि क्या हम उन चीजों में से असली खजाना ढूंढ सकते हैं जो खजाना विशेषज्ञों की नजर से बच गए। जरा सोचो, ये कितना मुश्किल है।
लेकिन अगर तुम सिर्फ किस्मत के भरोसे जुआ खेलने बैठे तो ये तो पक्का नुकसान है। मैं तो कई सालों से खजाने की पहचान कर रहा हूं। रत्न भवन में कोशिश करने से पहले मैंने ढेर सारे खजाने देखे हैं। ये लोग बस जुआ खेलना चाहते हैं। जुआरी बनना कितना आसान है, तन्मय ने घमंड से कहा, जैसे वो बहुत बद्धा जानकार हो। तन्मय, इन लोगों से समझदारी की बात मत करो। मैं इन दोनों को जानता हूं, एक अंशुमान है, दूसरा शनि। इनका परिवार मायालोक राज्य में छोटा मोटा है, लेकिन तन्मय की तुलना में ये तो हजारों मील पीछे हैं। तन्मय का परिवार कैसा है? मायालोक राज्य का सबसे बद्धा शक्तिशाली रत्न परिवार। दूरदृष्टि और समझ में क्या कोई साधारण इंसान इनका मुकाबला कर सकता है? अपनी ही इज्जत मिट्टी में मिला दी। नौजवानों का एक समूह एक के बाद एक हंसने लगा। कई लोग तन्मय की चापलूसी करने लगे। कश्यप परिवार मायालोक राज्य के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। अगर कोई छोटा परिवार इनसे जुद्धा जाए तो ये तो जैसे अचानक मिला खजाना लगने जैसा है। हाँ, कोई चीज पसंद की है। ये नजारा देखकर मैनेजर लोकेश ने हंसते हुए कहा और माहौल को हल्का किया। क्या तन्मय पहले आएंगे? हाँ, तन्मय हमें अपनी कमाल की नजर दिखाए। लोगों का समूह चिल्लाया। ठीक है, मैं तुम्हें खजाने की पहचान करना सिखाता हूं, तन्मय ने कहा। वो पीली लकड़ी की मेज पर आया। उसकी नजर पास खद्दी सुनयना पर पड़ी। फिर उसने मेज पर रखी चीजों को देखा। ये चीजें दिखने में लगभग एक जैसी थीं, चट्टानों और खाई से ढकी, बहुत पुरानी और बिल्कुल साधारण। तन्मय ने बायां हाथ उठाया, दायां हाथ उठाया और जल्दी ही कुछ चीजें सामने ले आया। उसने एक चीज को देर तक घूरा और आखिर में सिर हिलाया। यही लेता हूं मेरे मेहमान। इस चीज की कीमत 10,000 चांदी के सिक्के हैं। पक्का? एक तरफ रत्न भवन का एक कर्मचारी खद्दा था। 10,000 चांदी के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं, इसकी पुष्टि जरूरी थी। बस 10,000 चांदी के सिक्के, ये तो सस्ता है, ले लो। तन्मय ने बड्ढे रौब से 10,000 चांदी का नोट निकाला और चालाकी से कहा, अच्छा मेरे मेहमान, क्या आप यहीं खजाना खोलना चाहते हैं? पूछने की क्या जरूरत? बिल्कुल। तन्मय को अपनी चुनी हुई चीज पर पूरा भरोसा था। उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। सबके सामने उसने वो चीज रत्न भवन के गुरु रत्नेश को दे दी। पीली लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे लोग गुरु रत्नेश को घेरने लगे। ये गुरु रत्नेश 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े आदमी थे। वो रत्न भवन में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से काम कर रहे थे। उनकी कारीगरी बहुत पक्की थी। लोगों ने देखा कि उन्होंने चाकू उठाया और तेजी से ऊपर नीचे करने लगे। खटाक, पत्थर की परत टूटने की आवाज आई। सबने सांस रोकी और गुरु रत्नेश के हाथों की चीज को घूरने लगे। देखते देखते पत्थर की एक परत नीचे गिरी। उस जीवाश्म में हल्का सा रंग दिखाई दिया। कुछ है, कुछ है। भीड़ में चीख पुकार मच गई। पत्थर की परत हटते ही एक ड्रैगन की आंख जैसा शक्तिशाली रत्न का मनका सबके सामने आ गया। वो शक्तिशाली रत्न का मनका लगभग लोंगन जितना बद्दा पन्ने की तरह हरा था, जिस पर नक्शे जैसी रेखाएं थीं। ये सालों से जमीन में दबा था, फिर भी बिना किसी नुकसान के चमक रहा था। ये कौन सा खजाना है? भीड़ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जानते थे कि ये कोई शानदार खजाना है। शक्तिशाली रत्न के कारोबार में माहिर तन्मय को भी इस वक्त कुछ शक हुआ, क्योंकि वो भी इस शक्तिशाली रत्न मनके की असलियत नहीं समझ पाया। जल्दी करो, रत्न भवन के आचार्य मणिनाथ से इसे जांचने को कहो। हाँ, आचार्य मणिनाथ को देखने दो। आचार्य मणिनाथ रत्न भवन के सबसे मशहूर खजाना विशेषज्ञ थे। उनके हाथ में जो भी चीज आती उसका असर कोई नहीं बता सकता था। विजयनगर में उनकी बद्धी इज्जत थी, कहने की जरूरत नहीं। लोकेश ने आचार्य मणिनाथ को पहले ही बुला लिया था। आचार्य मणिनाथ भूरे बाल और दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी थे। उन्होंने शक्तिशाली रत्न मनका लिया, उसे गौर से देखा और उसमें थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा डालकर जांचा। युवा तन्मय को बधाई। ये शक्तिशाली रत्न मनका भले ही कोई असली खजाना ना हो, लेकिन ये एक खास मनमोहक शक्तिशाली रत्न है। इसे पहनने से न सिर्फ शरीर को ताकत मिलती है, बल्कि योद्धा की आत्मा को भी राहत मिलती है और थकान दूर होती है। इसकी कीमत किसी आम दूसरी लेवल के खजाना सैनिक से कम नहीं, आचार्य मणिनाथ ने हंसते हुए कहा और शक्तिशाली रत्न मनका तन्मय को वापस दे दिया। मनमोहक शक्तिशाली रत्न। तन्मय की आंखें चमक उठीं। उसने ऐसे कीमती शक्तिशाली रत्न के बारे में सुना था जो जमीन की गहराइयों से आता है। पता नहीं इस मनमोहक शक्तिशाली रत्न की कीमत कितनी होगी? तन्मय खुद को पूछने से रोक न सका। आचार्य मणिनाथ ने एक पल सोचा और बोले, अगर मुझे इसे ठीक करने दें तो इसकी कीमत करीब 50,000 चांदी के सिक्के होंगी।
10,000 से 50,000 यानी 5 गुना ज्यादा। तन्मय का परिवार सचमुच शक्तिशाली रत्न का कारोबारी है। क्या नजर है? भीड़ डाक में शोर और उत्साह छा गया। पता नहीं, तन्मय ये मनमोहक शक्तिशाली रत्न बेचना चाहेंगे। मैं 50,000 चांदी के सिक्के देकर इसे खरीदने को तैयार हूं, एक मोटे पेट वाले अमीर व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा। हाँ हाँ, क्या मैं ऐसा आदमी हूं जिसके पास 50,000 चांदी के सिक्के नहीं हैं? तन्मय ने उस व्यापारी को देखा, फिर अपनी बिंदास मुस्कान दिखाते हुए सुनैना की ओर देखा। उसने आराम से कहा, खूबसूरत शक्तिशाली रत्न को और खूबसूरत बनाने के लिए उसे एक खूबसूरत लड्डचकी के साथ होना चाहिए। इसलिए मैं ये शक्तिशाली रत्न मन का सुनैना को देना चाहता हूं। उम्मीद है सुनैना रोयू मेरा दिल कबूल करेंगी। सुनैना को दक्ष और बाकियों के चेहरे बदल गए। तन्मय कितना बद्धा खेला। 50,000 चांदी के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं, और तन्मय ने न सिर्फ 50,000 सिक्के दिए बल्कि प्राचीन काल का एक मनमोहक शक्तिशाली रत्न भी दे दिया। मुझे ये शक्तिशाली रत्न मन का बहुत पसंद आया। मैं सबसे पहले तन्मय को थैंक्स कहूंगी, सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान जैसे 100 फूलों का खिलना थी, इतनी खूबसूरत और दिल को छूने वाली कि पूरा हॉल चमक उठा। हाँ हाँ हाँ, अरे कहाँ, सुनैना को याद करने के लिए खूबसूरत शक्तिशाली रत्न देना मेरा सौभाग्य है। तन्मय की आंखें चमक उठीं और वो हंस पद्धा। पहले उसने सुनैना को जीतने के लिए कई चीजें भेजी थीं, लेकिन उसने सब जब्त कर लिया था। अब उसने उसका मनमोहक शक्तिशाली रत्न भी कबूल कर लिया। इससे तन्मय का दिल बेहद खुश हो गया। शक्तिशाली रत्न से खूबसूरती जीतने से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? क्या ये मनमोहक शक्तिशाली रत्न है? ये नजारा देखकर विवान भी हैरान रह गया और उसने सिर हिलाया। मानना पड़ेगा, तन्मय वाकई किस्मत वाला है। विवान इस शक्तिशाली रत्न की असलियत नहीं समझ पाया, लेकिन इसमें आचार्य मणिनाथ के बताए असर जरूर थे। खास तौर पर आत्मा को राहत देने का असर, जो दवा बनाने वालों और हथियार शोधकों जैसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था। अगर मार्शल क्षेत्र में ऐसा अच्छा शक्तिशाली रत्न मिले तो ये हंगामा मचा देगा। खासकर अगर इस शक्तिशाली रत्न पर कोई खास नक्शा उकेरा हो तो इसका असर ऐसा होगा जो बाकी कीमती शक्तिशाली रत्न सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस शक्तिशाली रत्न में कुछ खामियां थीं जो इसे असली शक्तिशाली रत्न से बहुत पीछे रखती थीं। युवा मास्टर, आप भी कुछ चुनेंगे? इस वक्त भी बीच में से किसी ने अचानक कहा। हाँ युवा मास्टर, कुछ चुनिए। युवा मास्टर तो सफेद तलवार संप्रदाय के नेता हैं, उनकी नजर तो कमाल की होगी, शायद वो कोई खजाना निकाल लें। बीच में शोर मच गया। खास तौर पर कुछ बद्दे लोग और भी लालच भरे लहजे में बोले। दरअसल उनका मकसद साफ था, वो चाहते थे कि दक्ष और तन्मय पत्थर जांचें। उनका उद्देश्य ये देखना था कि इन चीजों में कोई खजाना है या नहीं। अगर एक के बाद एक खजाना निकलता है तो इसका मतलब ये चीजें वाकई खास हैं और वो भी आगे आएंगे। लेकिन अगर बार बार खजाना नहीं निकला तो वो पीछे हट जाएंगे। चलो देखते हैं। दक्ष ने देखा कि तन्मय ने सुनैना का दिल जीत लिया। उसका चेहरा लोहे जैसा हरा हो गया। उसने ठंडी सांस ली और पीली लकड़ी की मेज के पास आ गया। उसने कई बार इधर उधर देखा और आखिर में एक इंसान के सिर जितनी बड़ी चीज उठाई। यही लेता हूं, उसने कहा। इसकी कीमत 20,000 चांदी के सिक्के थी, जो तन्मय की चुनी चीज से दोगुनी थी। गुरु रत्नेश ने पैसे लिए और तुरंत सबके सामने खजाना खोल दिया। पॉलिश करने के बाद एक अजीब सी केतली जैसी चीज सामने आई। उसका आकार बहुत ही अनोखा था, न तो सोना, न लोहा, न पत्थर, लेकिन ठोकने पर खनक रही थी। उस पर कई पुराने नक्शे उकेरे थे जिनमें इतिहास का गहरा एहसास था। ये कौन सा खजाना है? क्या ये केतली है? नहीं, नामुमकिन। इस पर लिखे नक्शे देखो, ये बहुत अनोखे हैं। ये कोई जादुई नक्शे वाला तावीज है। क्या तुमने कभी किसी को केतली पर नक्शा उकेरते देखा? क्या ये सचमुच कोई खजाना है? सब एक्साइटमेंट से एक दूसरे को देखकर बातें करने लगे। अरे ये नक्शा! विवान ने भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर शक का भाव था। उस पर रेखाएं बहुत जटिल और अजीब थीं, जो एक अनोखा नक्शा बना रही थीं। विवान भी पहले तो इसे समझ नहीं पाया। ये तो अंधकार युग से पहले की शैली होनी चाहिए। 5 उत्तर पश्चिमी देशों में अंधकार युग से पहले के अवशेष कैसे हो सकते हैं? विवान हैरान रह गया। अंधकार युग तेज भूमि में हजारों साल पहले का वक्त था। कहते हैं उससे पहले तेज भूमि में बड्ढे विशेषज्ञ थे। कुछ तो शाही लेवल से भी आगे थे, लेकिन उस वक्त पता नहीं कैसे मानो आसमान और जमीन बदल गए हों। ढेर सारे गुरुओं का पतन हो गया और तेज भूमि का पूरा स्वरूप बदल गया। तब से
पवित्र भूमि के ताकतवर लोग तेज भूमि में मुश्किल से दिखे और फिर पूरी तरह गायब हो गए। तेज भूमि के इतिहास में इस काल को अंधकार युग कहते हैं। ये हमेशा वो सच रहा जिसे इतिहासकार जानना चाहते थे, लेकिन अंधकार युग और उससे पहले के बहुत कम रिकॉर्ड बचे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब मिटा दिए गए हों। कई इतिहासकार बाद के रिकॉर्ड से बस थोड़ा सा जान पाए। देखता हूं, आचार्य मणिनाथ ने केतली ली और उसे गौर से जांचा। सब बेसब्री से इंतजार करने लगे। ये प्राचीन काल में एक असली खजाना रहा होगा, लेकिन इसमें उपस्थित नक्शा अब टूट चुका है। फिर भी इसकी खास सामग्री की वजह से इसका कुछ ऐतिहासिक मूल्य है। इस नक्शे के हिसाब से ये कम से कम तीसरी लेवल का खजाना है। इसके अलावा इस नक्शे में कुछ तकनीकें हैं जो नक्शा बनाने वालों और हथियार शोधकों के लिए बहुत काम की है। नीलामी में इसे 70,000 चांदी के सिक्कों में आसानी से बेचा जा सकता है। आचार्य मणिनाथ ने आखिर में अपनी राय दी। अचानक सबने ठंडी सांस ली। 20,000 सिक्कों की चीज 70,000 हो गई, यानी 4 गुना ज्यादा। पल भर में लोगों ने पीली लकड़ी की मेज पर बची चीजों को देखा। उनकी आंखें लालच से चमकने लगी। आचार्य मणिनाथ की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह हैरान रह गया और बोला, मैंने बस सोचा था कि ये चीज खास है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तीसरी लेवल का असली खजाना है। सुनैना, मैंने सुना है कि आप नक्शों में बहुत माहिर हैं। मैं ये खजाना आपको देना चाहता हूँ। अगर ये आपको नक्शों में कुछ नया सिखा सके तो ये खजाना सचमुच कीमती होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनैना ने मुस्कुराते हुए केतली ले ली। सब जानते थे कि घोयल परिवार मायालोक राज्य का सबसे बद्धा नक्शा बनाने वाला परिवार है। ये केतली उनके लिए सचमुच कीमती थी। दक्ष की नजर कमाल की है। 20,000 में 70,000 का फायदा, गजब। और तो और दक्ष ने असली खजाना पेश किया। ये 70-80 हजार सिक्कों का है। कोई छोटा परिवार तो इसे खरीद भी नहीं सकता। ये तो छोटा परिवार नहीं, सफेद तलवार संप्रदाय मायालोक राज्य के सबसे बद्धे संप्रदायों में से एक है। दक्ष जैसे नेता के लिए 10,000 सिक्के कोई बड़ी बात नहीं। ये बातें सुनकर दक्ष को बहुत घमंड हुआ। विवान की भौहें थोड़ी तन गईं। उसने केतली को देर तक गौर से देखा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर अजीब सा रंग आ गया। ये चीज कहीं वो तो नहीं? खांसी। इस वक्त आचार्य मणिनाथ ने अचानक खांसा। सब शांत हो गए और उनकी बात सुनने को तैयार हो गए। इसकी कीमत 70,000 सिक्कों से कम है। ये तो बस एक टूटी केतली नहीं है। एक तरफ अंशुमान भीड़ा की तारीफें सुन रहा था। वो खुद को रोक न सका और बोल पड़ा। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसने ये तब कहा जब आचार्य मणिनाथ खांस रहे थे, जब पूरा हॉल शांत था। उसकी आवाज साफ साफ सबके कानों में पहुंच गई। सबकी नजरें झट से अंशुमान पर टिक गईं। क्या ये लड़का क्या बोल रहा था? मूत्रालय, मजाक कर रहा है। इसे पुरानी चीजों की कीमत का अंदाजा है। और तो और ये वो खजाना है जिसे आचार्य मणिनाथ ने खुद जांचा है। उनकी काबिलियत के साथ बकवास करना नामुमकिन है। अंशुमान का चेहरा सफेद पर डिडियच गया। उसे पता चल गया कि उसने मुसीबत मोल ले ली। वो बस विवान से धीरे धीरे बात करना चाहता था। किसे पता था कि आचार्य मणिनाथ अचानक खांसने लगेंगे। बूढ़े आदमी को पहले या बाद में खांसी नहीं हुई, लेकिन इस वक्त खांसी, जिसने उसे सबके सामने निशाना बना दिया। खांसी, दोस्तों, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहना था, ये मूत्रालय जैसी दिखती है और इसकी कीमत 70,000 सिक्के है। जैसा कि उम्मीद थी, जुआ सचमुच लोगों को अमीर बना सकता है। अंशुमान ने सफाई दी, लेकिन उसकी सफाई ने और बवाल कर दिया। केतली पकड़े सुनैना बेहद शर्मिंदा दिखी। उसका चेहरा लोहे जैसा हरा हो गया। ये बेचारे कहां से आए हैं? जुआ खेलने की हिम्मत नहीं और यहाँ बकवास कर रहे हैं। सुनैना ने भौहें चढ़ाई और ठंडे लहजे में कहा, हाँ आचार्य मणिनाथ, ऐसे लोगों को भी रत्न भवन में आने की इजाजत है। इससे हमारा मजा खराब हो रहा है। दक्ष ने भी नाराजगी भरे लहजे में कहा, यह कहना गलत है कि उसने जो दिया वो मूत्रालय है। आचार्य मणिनाथ ने भौहें चढ़ाई और रजत को विवान के पास देखकर ठंडे लहजे में बोले, रजत, ये लोग कौन हैं? अगर जुआ नहीं खेलना तो इन्हें यहां लाने को किसने कहा? रजत के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। वो जल्दी से आगे बढ़े। आचार्य मणिनाथ, ये विवान और उनके दोस्त हैं। वो हमारे रत्न भवन के मेहमान हैं। इन्होंने अभी अभी यहाँ खरीदारी की है। विवान राजा धृतराष्ट्र के पोते हैं और इस साल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा के चैंपियन हैं। मेहमान तो मेहमान होता है। हम व्यापार करते हैं तो मेहमानों को बाहर निकालने का कोई कारण नहीं।
रजत की बात ने न सिर्फ विवान की पहचान बताई बल्कि वजह भी समझाई। आखिर रुतबे में वो आचार्य मणिनाथ से बहुत पीछे था। अगर वो नाराज हो गए तो वो मिनटों में निकाले जा सकते थे। भले ही हम रत्न भवन में व्यापार करते हों और मेहमान मेहमान हों, लेकिन हर कोई अंदर नहीं आ सकता। कुछ लोगों का तो स्वागत ही नहीं है, आचार्य मणिनाथ ने ठंडे लहजे में कहा। वो गुस्से में थे। दरअसल उनकी बताई कीमतें वाकई बढ़ा चढ़ा कर थीं। आखिर ये उनका जुआ घर था। अगर बढ़ा चढ़ा कर न बताई तो कौन आएगा? कौन उनके खजाने पर जुआ खेलेगा? अब जिस खजाने पर दक्ष ने जुआ खेला उसे मूत्रालय कहा गया। अगर ये बात फैल गई तो रत्न भवन भविष्य में बिजनेस कैसे करेगा? विजयनगर में टिकेगा कैसे? सुन रहे हो? आचार्य मणिनाथ कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत नहीं है। प्रबंधक रजत, इन लडडियचकों को रत्न भवन से बाहर निकालो। अगर समझ नहीं तो बकवास मत करो। क्या तुम रहस्यमयी खंडहर से निकले खजाने को समझ सकते हो? बकवास। कई नौजवान और कुछ अमीर लोग तुरंत ताने मारने लगे। आचार्य मणिनाथ की काबिलियत पर सवाल उठाना और उनकी इज्जत न करना। आचार्य मणिनाथ का चरित्र कैसा है? क्या वो झूठ बोल सकते हैं? ये सबकी आलोचना सुनकर रजत ने आचार्य मणिनाथ और विवान की ओर देखा। वो शर्मिंदगी और दुविधा में पड्डीडीडीएच गया। रजत, इन लोगों को बाहर नहीं निकालोगे? आचार्य मणिनाथ ने फिर ठंडे लहजे में कहा। विवान, मैंने कुछ गलत बोल दिया। अंशुमान का चेहरा पीला पड्डीडीडीएच गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हम पहले चलें? शनि ने भी डरते हुए कहा। उन्हें डर था कि अगर आचार्य मणिनाथ जैसे बड्ढे खजाना विशेषज्ञ को गुस्सा आ गया तो वो ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब रत्न भवन हमारा स्वागत नहीं करता तो चलो। वैसे तुम गलत नहीं थे। ये केतली सचमुच एक मूत्रालय है। अफसोस, कुछ लोग नाम के लिए मछली पकड़ डीडीएच रहे हैं और इसे असली खजाना समझ रहे हैं। ये तो हंसी की बात है। विवान हंसा। जब दूसरों ने उसका स्वागत नहीं किया तो वो रुकने वाला नहीं था। वो शनि और अंशुमान के साथ जाने को मुद्दा। अचानक एक भारी दबाव फैल गया, जैसे कोई पहाड़ हो। विवान, शनि और अंशुमान को सांस लेना मुश्किल हो गया। धम! अंशुमान और शनि के पैर कांपने लगे। इस दबाव में वो लगभग जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पीले हो गए। अगर विवान ने उनकी मदद न की होती तो वो सचमुच गिर जाते। फिर भी उनके कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। बेटा, तुम फिर से बोलकर दिखाओ। आचार्य मणिनाथ की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वो किसी गुस्साए शेर जैसे लग रहे थे। उनकी नजरें तलवारों की तरह थीं, जो विवान पर वार कर रही थीं। क्यों? तुम मुझे गलत बात क्यों बताते हो? मूत्रालय तो मूत्रालय ही है, चाहे तुम नदी से कैसे भी गिरो। असली खजाना तो नहीं बन सकता। विवान ने पलटकर आचार्य मणिनाथ की आंखों में सीधे देखा। अपनी बात के जोश में वो न डरता था न झिझकता। अरे बाप रे, विवान पागल हो गया। तुम आचार्य मणिनाथ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? विवान की बात सुनकर भीड़ में सब हंगामा करने लगे और उसे हैरानी से देखने लगे। पहले अंशुमान ने सोचा कि शायद जुबान फिसल गई होगी, लेकिन अब विवान ने साफ साफ आचार्य मणिनाथ का नाम लिया। आचार्य मणिनाथ ने जो खजाना बताया वो मूत्रालय था। ये आचार्य मणिनाथ विजयनगर के बड़े खजाने के जानकार और रत्न भवन के मालिक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उनके असली खजाने को मूत्रालय बोल दिया? अगर मरना है तो रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है ना? लोग विवान को गुस्से से देख रहे थे। तुमने क्या कहा? आचार्य मणिनाथ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवान ऐसा दोबारा बोलेगा। मैं विवान किसी से नहीं डरता। अगर तुम धोखा देना चाहते हो तो मेरे सामने नाटक मत करो। विवान बिना रुके बोला। एक साधारण मूत्रालय को भी टूटा खजाना बता दिया। अंशुमान ने उसे तोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कहां से आई। हद है। आचार्य मणिनाथ गुस्से से लाल हो गए। उनकी आंखें उदास थीं। वो लगभग विवान को मार ही डालते। गहरी सांस लेकर उन्होंने गुस्सा काबू किया। मैंने जिंदगी में ढेर सारे खजाने देखे हैं। मैंने अनगिनत खजानों की पहचान की है। मुझे बहुत अनुभव है। तुम एक छोटा सा लड़का मुझसे सवाल करने की हिम्मत करता है। तुम विजयनगर में नहीं पूछते मैंने कब किसी को धोखा दिया। अगर तुम आज साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आचार्य मणिनाथ के नाम के साथ तुम दूसरों को धोखा नहीं दे सकते। इस चीज पर बने नक्शे देखो। ये साफ दिखता है कि ये पुराना खजाना है, लेकिन ये टूट चुका है। अगर कोई इसके नक्शे को ठीक कर दे तो शायद असली खजाना मिल जाए। ये भी आचार्य मणिनाथ का अच्छा स्वभाव है। मैं होता
तो जिसे मैंने खजाना बताया उसे मूत्रालय बोलने वाले को वहीं मार देता। दक्ष और बाकी लोग गुस्से में थे, जैसे उनका अपमान हुआ हो। क्या छाया नगर सबसे बड़ा है? मैं भी तेज भूमि में सबसे आगे हूं। विवान हैरान रह गया। मायालोक राज्य के एक छोटे से जानकार के रूप में तुम कौन सा खजाना देख सकते हो? ऐसा लगता है जैसे वो सारे खजाने जानता हो। अगर पुराने खजानों की बात है तो खुद आचार्य मणिनाथ भी नहीं कह सकते कि वो सब समझते हैं। लड़के, मुझे लगता है तुम छोटे थे, तब तुम्हें आसमान और जमीन की ऊंचाई नहीं पता थी और तुम जांचने को तैयार नहीं थे। आचार्य मणिनाथ ने ठंडी सांस ली और विवान को घूरते हुए बोले, आज तुम मेरी रत्न भवन को बर्बाद करने आए हो। मैं अपनी इज्जत को यूं नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस सबके सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं, वरना तुम्हारी हैसियत चाहे जो हो, तुम मेरी रत्न भवन से सुरक्षित नहीं निकल पाओगे। रत्न भवन की दूसरी मंजिल पर कई पहरेदार तेजी से चढ़ आए। हर एक ने विवान और उसके 3 साथियों को गुस्से भरी नजरों से देखा, जैसे किसी को मार ही डाले। इसी बीच और लोग दूसरी मंजिल की ओर खींचे चले आए। खबर सुनकर सब हैरानी से विवान को देखने लगे। विवान, जिसने कल ही आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की सालाना परीक्षा में पहला स्थान जीता था, ने रत्न भवन में हंगामा मचा दिया। जैसे ही ये खबर फैली, सब में खलबली मच गई। कुछ बड़ा होने वाला है। तो तुम मुझे इंतजार करवाओगे? विवान का चेहरा उतर गया। आज की बात सबके सामने है। तुम पहले मेरी बदनामी कर रहे हो, क्या तुम यहीं से चले जाओगे? मेरी रत्न भवन सैकड़ों सालों से मायालोक राज्य में खुली है। ये ईमान और जमीर पर चलती है। तुम मेरी बेवजह बदनामी कैसे कर सकते हो? बदनामी? विवान ने सिर हिलाया। मैं तो बस सच बोल रहा हूं। इस केतली का क्या काम है? हमें बहस करने की जरूरत नहीं, बस इसके नक्शे को ठीक करो और हमें पता चल जाएगा। यहां समय क्यों बर्बाद करें? नक्शे ठीक करना? आचार्य मणिनाथ ने तंज कसते हुए कहा, यह कम से कम 10,000 साल पुराना खजाना है। इसका नक्शा आज की बनावट से बहुत अलग है। मायालोक राज्य तो छोड़ो, उत्तर पश्चिम के 5 देशों में भी कोई इसे जल्दी ठीक नहीं कर सकता। तुम ये सुझाव दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा जमीर गलत है और तुम बेफिक्र तरीके अपनाना चाहते हो। क्या इतना आसान है? ये कहते हुए आचार्य मणिनाथ ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और बोले, यहाँ कई लोग होंगे जो नक्शे जानते होंगे। आप इस पुराने खजाने को देखकर बता सकते हैं कि क्या ये नक्शा पुराना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़के ने मेरी कितनी बदनामी की, लेकिन मैं अपनी दुकान खोलकर व्यापार करता हूँ। मैं दूसरों की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखता हूँ, ये सचमुच पुराना नक्शा है। अगर तुम इन रेखाओं को देखो तो ये आज के नक्शों से बहुत अलग हैं। मुख्य जमीन के नए इतिहास में कम से कम 10,000 साल पहले ऐसा नक्शा कभी नहीं देखा गया। ये शक्तिशाली खंडहर से खोदकर निकाला गया है। इसका इतिहास 10,000 साल पुराना है। बहुत मुमकिन है कि ये कोई टूटा हुआ पुराना खजाना हो। इसे मूत्रालय कहना ज्यादती होगी। वहां उपस्थित लोग विजयनगर के बड़े लोग थे। उनमें से कई नक्शों में माहिर नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने एक एक करके बताया, आचार्य मणिनाथ सही कह रहे हैं। मेरे देखने से इस बर्तन का नक्शा बहुत ऊंचे लेवल का है। अगर ये कम से कम तीसरे लेवल का है तो ये मूत्रालय जैसी गंदी चीज नहीं हो सकता। वो बकवास कर रहा है। उसका दिल सजा देने लायक है। सुनैना ने एक पल के लिए केतली को ध्यान से देखी, फिर ठंडे लहजे में बोली। उसकी आवाज साफ और तेज थी, जो दूसरी मंजिल के हॉल में गूंज रही थी। लोगों के कानों में पहुंचते ही सब सहमति में सिर हिलाने लगे। गोयल परिवार विजयनगर में नक्शों का सबसे बड़ा घराना है। सुना है सुनैना को नक्शों में गजब की समझ है। वो सिर्फ 18 साल की है और पहले से ही पहले लेवल की नक्शा मास्टर है। भविष्य में वो गोयल परिवार की वारिस हो सकती है। वो जो कह रही है वो गलत नहीं हो सकता। तीसरे लेवल से ऊपर का नक्शा मतलब ये चीज कम से कम तीसरे लेवल का खजाना है ना? हिस्सा भले ही ये पुराने खजाने टूटे हों, नीलामी में इनकी कीमत हजारों चांदी के सिक्कों से कम नहीं होगी। सुना है पुराने जमाने में कई असली खजाने थे, जैसे बर्तन और घड़े। इतिहास में लिखा है स्वर्ग का जादुई बर्तन, सम्राट का काटने वाला बर्तन और अमृत पात्र जैसी चीजें थीं। क्या ये बर्तन ऐसा खजाना हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये लाखों चांदी के सिक्कों से भी नहीं खरीदा जा सकता। ये तो अनमोल है। भीड़ में शोर और एक्साइटमेंट का माहौल था। आजकल बर्तन जैसे खजाने कम हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुराने जमाने में कई लोग हथियारों को शुद्ध करने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे।
इनमें सबसे मशहूर है सम्राट का काटने वाला बर्तन। कहते हैं ये बर्तन एक छोटी सी इच्छा से हजारों मील दूर किसी का सिर काट सकता था। इसमें गजब की ताकत थी। जो लोग रत्न भवन में खजाने पर सट्टा लगाने आते हैं वो सब पुराने खजानों पर दांव लगाना चाहते हैं। अब इस ख्याल से वो पागल हो रहे थे। सबकी आंखें लाल हो गईं। यहाँ तक कि केतली लाने वाले दक्ष को भी हल्का पछतावा हुआ। उसे इतनी लापरवाही से खजाना नहीं फेंकना चाहिए था। अगर ये वाकई सम्राट के बर्तन जैसा अनोखा खजाना है तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लोगों की बातें सुनकर विवान खुद को बेवकूफ समझने से नहीं रुक सका। ये लोग पागल हैं क्या? ये कैसा खजाना है? ये तो पुराने जमाने के सम्राट का खजाना है। कहते हैं ये पवित्र लेवल का खजाना है। ये टूटा बर्तन भले ही अंधेरे युग से पहले का हो, लेकिन इसे सिर काटने वाला बर्तन समझना। विवान भी हैरान था। ये लोग इतने सपने देखते हैं कि सट्टा लगाना चाहते हैं। विवान, गुरु के सामने अपनी गलती मान लो। हाँ, जवान लड़के के लिए गलती मानना कोई शर्म की बात नहीं। गलत रास्ते से सीखना ही सही तरीका है। गुरु, मुझे नहीं पता कि आचार्य मणिनाथ को कैसे सबक सिखाना है। मना करने का इरादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा मजाक भी है, तमाशा देखने के लिए। अरे लड़के, तुम कहते हो कि दक्ष संप्रदाय के मुखिया का चुना बर्तन मूत्रालय है, तो सबके सामने साबित करो। अगर साबित नहीं कर सकते तो घुटने टेको और माफी मांगो। गुरु यांग, गुरु दक्ष और सुनयना को अपनी गलती के लिए प्रणाम करो। यहाँ रुककर समय मत बर्बाद करो। दक्ष की तरफ एक लड़के ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सही बात है। तुम कहते हो कि मेरा चुना खजाना बेकार है, मूत्रालय है, तो सामने साबित करो। लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर सकते और गलती नहीं मानते तो मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत देना, आचार्य मणिनाथ ने ठंडी आवाज में कहा। अब कई लोगों ने साबित कर दिया कि विवान ने उनकी बेइज्जती की है। अगर वो विवान को सबक सिखाते तो शुद्धेश और आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज वालों के पास बोलने को कुछ नहीं होता। हाँ, सबको साबित करो। अगर सबूत नहीं तो बकवास मत करो और गुरु की बेइज्जती मत करो। भीड़ में कई लोग हंसे। ठीक है, साबित करता हूं, विवान ने मजाक उड़ाया। क्या सामने वाले सोचते हैं कि वो साबित नहीं कर सकता? अच्छा, तुम साबित नहीं कर सकते। इस मामले में हम आचार्य मणिनाथ के मुंह से तंज निकला। वो खुश था। विवान की बात सुनकर उसने लगभग अपनी जुबान नहीं खोली। आंखें बड़ी करके बोला, सचमुच साबित करना चाहते हो? क्या तुम डरते हो? अरे, मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, अगर साबित करना है तो मैं तुम्हें मौका देता हूं। आचार्य मणिनाथ ने गुस्सा दबाया और बोला, सुनैना, कृपया उसे ये खजाना दो और देखो वो कैसे साबित करता है। खूबसूरत और गुस्से में सुनैना ने विवान को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने केतली दी और ठंडे लहजे में कहा, यह पुराना खजाना है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। दिखने में मैं इसे सचमुच खजाना मानता हूं। विवान के चेहरे का रंग अजीब हो गया और उसने कहा, उम्मीद है तुम बाद में भी ऐसा सोचो। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनैना ने ठंडे लहजे में पूछा। विवान ने जवाब नहीं दिया, बस केतली ले ली और जोर से बोला, जिसके पास नक्शा बनाने का पेन है जरा उधार दो। ये सुनकर सब दंग रह गए। उनके चेहरों पर अजीब सी चमक आई। क्या ये लड़का सचमुच नक्शा ठीक करना चाहता है? मजाक कर रहा है? ये पुराना नक्शा है। मायालोक राज्य में इसे समझने वाले कम हैं। ठीक करने की तो बात ही छोड़ दो। मेरा मतलब जबरदस्ती करना नहीं है, मेरे पास है। अगर तुम बाद में अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो मैं देखता हूं कि तुमसे कैसे निपटना है। दक्ष ने नक्शा बनाने का पेन फेंकते हुए कहा और हाथ मलने लगा जैसे तैयार हो। दक्ष के मजाक को नजरअंदाज करके विवान ने पेन लिया। उसे एक पल देखा, फिर दाहिने हाथ को तेजी से हिलाया। उसने केतली की सतह पर कुछ रेखाएं खींची और पेन वापस दक्ष को फेंक दिया। पेन क्यों लौटाया? बात से मुकर रहे हो। मुझे पता था तुम्हें नक्शे की समझ ही नहीं, फिर भी यहां बकवास कर रहे हो। दक्ष दंग रह गया और तंज कसने लगा। अरे, मुझे तुम्हारी बहन पर तरस आता है, मैंने इसे ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम पेन से सतह छूकर इसे ठीक करना चाहते हो? क्या ये लड़का पागल नहीं है? अगर यकीन नहीं तो कोशिश करके देखो। केतली दक्ष को फेंकते हुए विवान बोला, कोशिश करके देखता हूं, मैं तुम्हें बेनकाब करता हूं, झूठे। दक्ष ने तंज कसते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि विवान पेन के कुछ स्ट्रोक से पुराने खजाने को ठीक कर सकता है। केतली में थोड़ी सी ताकत डालते हुए दक्ष बोला, देखो, इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, ये चालू हो गया, ये चमक रहा है, पूरी तरह ठीक हो गया है ना? दक्ष की आवाज धीमी होने से पहले उसे आसपास जोर का शोर सुनाई दिया।
नीचे देखा तो केतली के नक्शे पर अचानक हल्की रोशनी चमकने लगी। हाय! दक्ष इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें बंद होने को आईं। क्या वाकई ठीक हो गया? इस लड़के ने ये कैसे किया? दक्ष हैरान था। आचार्य मणिनाथ बेवकूफ बन गए। मैं कितना उलझन में हूं। सब लोग चौंक गए। उस वक्त शोर आसमान तक पहुंच गया और रत्न भवन की छत जैसे उड़ने को थी। अब तुम और क्या कहोगे? विवान ने सिर हिलाया। तो क्या तुमने नक्शा ठीक कर दिया? इसमें क्या बड़ी बात? इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे हाथ में मूत्रालय है। दक्ष ने गुस्से में कहा। हाँ, सबने सिर हिलाया। अब तक नक्शे को छोड़कर दक्ष के हाथ में बर्तन में कोई खास बात नहीं थी जो ये बताए कि ये क्या है। विवान ने जवाब नहीं दिया। वो मेज के पास गया, मेहमानों के लिए रखे चाय के कप को उठाया और दक्ष की ओर छपाक से फेंक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मारना चाहते हो? दक्ष चौंक गया और भागने ही वाला था कि अचानक कुछ जादुई हुआ। केतली के मुंह से अचानक खिंचाव पैदा हुआ और आधी चाय हवा में केतली में चली गई। विवान ने और कई कप डाले। जब तक 2 मीटर के दायरे में पानी था वो तुरंत केतली में चूसा जाता, जैसे कोई अजगर पानी सोख रहा हो बिना टपके। सब देख रहे हो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, विवान बोला। ये देखकर सबके मुंह खुले रह गए। ये मूत्रालय नहीं है। दक्ष को अचानक कुछ सूझा और उसने उत्साह से कहा, चीजें सोखने की ताकत है। मेरे हाथ में ये बर्तन शायद अंतरिक्ष का खजाना है। कहते हैं पुराने जमाने में एक खजाना था जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का थैला कहते थे। वो हर तरह की चीज सोख सकता था। मेरे हाथ की केतली शायद वैसी ही है। वाह! शोर मच गया। ये नामुमकिन नहीं। अगर दक्ष के हाथ की केतली सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के थैले जैसा खजाना है तो ये बहुत कीमती होगी। मायालोक राज्य में सबसे छोटी भंडारण अंगूठी की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्कों से ज्यादा है और फिर भी वो मिलती नहीं। इतनी बड़ी केतली की कीमत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। विवान हंसा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? दक्ष ने गुस्से में कहा। इसे आजमा। क्या ये केतली पानी के अलावा कुछ और सोख सकती है? दक्ष दंग रह गया। उसने सबके सामने कोशिश की और उसका चेहरा और बिगड़ गया। जैसा विवान ने कहा, चाय के अलावा केतली का खिंचाव किसी और चीज पर काम नहीं करता था। भले ही ये स्वर्ग और पृथ्वी का थैला न हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मूत्रालय हो। शायद ये शराब रखने वाला कोई खजाना हो। दक्ष ने मन ही मन कहा।